द फॉलोइंग इज नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। किसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है? मैंग्रोव, कोरल रीफ, सी ग्रास और एल्गी। एल्गी को बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, सी ग्रास बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, कोरल रीफ को बिल्कुल कहा जाता है। कोरल रीफ आर नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन बिकॉज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से इसको कहा जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा रिलेटेड टू कोरल रीफ्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। लार्जेस्ट कोरल रीफ सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ कहा जाता है ना? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करूं, कोरल रीफ अगर ध्यान से देखोगे, कोरल रीफ एक सिम्बायोटिक रिलेशन रहते हैं एल्गी के साथ। कौन सी रिलेशन में रहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशन। किससे फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्मेशन होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्मेशन होते हैं। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पेपर में बहुत बार पूछा गया है। फैमिली से बिलोंग करता है जूजेंथिले, ZOOXANTHELLAE, जूजेंथिले फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, इसलिए याद रखना। जो कलरफुल देखते हो आप कोरल, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एल्गी। एल्गी के वजह से इट इज़ सो मच कलरफुल, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मेनली पाया जाता है ट्रॉपिकल एंड नॉर्मली सब ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली आप देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट बैरियर रीफ अभी जस्ट बताया था, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? इट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया का अगर वो मैप देखोगे, ये वाला जो रीजन देख पाते हो, इसको कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड्स हैज़ कोरल रीफ? इनमें से कौन कौन सा कोरल रीफ देखने को मिलता है? लक्षद्वीप, माजुली, सुंदरबन और हैवलॉक। सी अगर माजुली आइलैंड देखोगे, यहाँ पे कोरल रीफ नहीं देखने को मिलेगा। सुंदरबन बिल्कुल नहीं है, सुंदरबन डेल्टा के लिए फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर डेल्टा। माजुली आइलैंड फ्लोटिंग फोंडिज के, माजुली आइलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवरिन आइलैंड है, रिवरिन आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है इसको, ठीक है। फ्लोटिंग फोंडिज इसमें नहीं है, और हैवलॉक तो बिल्कुल नहीं है। तो लक्षद्वीप जो है इसमें हमें देखने को मिलेगा कोरल रीफ। एक्चुअली ये एटॉल है, एटॉल है। कोरल रीफ तीन टाइप के, पहला रीफ, सेकंड इज बैरियर, थर्ड इज एटॉल। ये तीन टाइप में देखने को मिलेगा। चलिए दिखाता हूँ इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। इंडिया में मोस्टली ये गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन में देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट कौन सी रीजन में? कच्छ रीजन में, कच्छ रीजन में इंडिया में देखने को मिलेगा। सेकेंड जगह पे अगर देखने को मिलेगा ये गोवा मुंबई वाला एरियाज में, गोवा प्लस मुंबई वाला एरियाज में देखने को मिलेगा। तीसरी कंडीशन में यहाँ पे पाक बे यानी गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलेगा आपको। अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। बट आपको यहाँ पे जो चीज़ रिमेंबर कर रखना है वो क्या है? सबसे पहले अंडमान निकोबार में सबसे लार्जेस्ट पाया जाता है इंडिया में। सेकेंड, और ये जितने भी इंडिया में पाए जाते हैं ऑल आर फ्रिंजिंग रीफ्स। बट जो लक्षद्वीप आप देख रहे हो, लक्षद्वीप जो है ये कौन है ना? ये है एटॉल। दिस इज जो लक्षद्वीप है ये हमारा एटॉल है। एटॉल मतलब जब बिल्कुल भर जाते हैं उस माउंटेन को, आइलैंड को, उसको बोलते हैं एटॉल। ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ रीजन इन इंडिया? इनमें से कौन सा कोरल रीफ रीजन नहीं है इंडिया में? अभी बताया था गल्फ ऑफ मन्नार, बिल्कुल यस, उसमें पाया जाता है। लक्षद्वीप यस, एटॉल पाया जाता है। सुंदरबन बिल्कुल नहीं, सुंदरटी पाया जाता है। अंडमान निकोबार बिल्कुल यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइड्स। दोस्तों ये जो पिछले मैंने जितने कराया इट इज रिलेटेड टू द कोरल रीफ्स। अब जितने करेंगे टाइड्स रिलेटेड करेंगे। मैंने सारे पोर्शन कराऊंगा, सब में से 5-5 क्वेश्चन। टाइड आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पूल ऑफ, जो अर्थ के अंदर जो टाइड फॉर्मेशन होती है वो किसके वजह से? देखो वाटर है तभी टाइड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हो किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल तो अपने आप तो होगा नहीं, कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स बना रही होगी। कौन है ना? मून एंड सन। ध्यान रखना, द मून एंड सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टाइड ऑन अर्थ। क्लियर? बट अगर मून और सन की देखा जाए, इनमें सबसे ज़्यादा किसका इफेक्ट होता है? मून का।
क्यों ऐसे? क्योंकि क्लोजर, सबसे ज़्यादा क्लोज होने की वजह से मून, तो इफेक्ट ज़्यादा मून के होता है। स्प्रिंग टाइड, ये बात याद रखना, स्प्रिंग टाइड ऑकर्स कब? क्वार्टर मून, एक्लिप्स, फुल एंड न्यू मून्स और लूनर एक्लिप्स, ये कब होते हैं? फुल मून और न्यू मून के टाइम में होंगे। इससे एक पॉइंट आपको याद रखना, नोन एज सीजीगी, सीजीगी, ये लाइन याद रखना, व्हेन अर्थ, ठीक है, मून एंड सन, अर्थ मून एंड सन लाई ऑन अ किस में? स्ट्रेट लाइन। ऐसे कंडीशन भी हो सकते हैं और ऐसे कंडीशन में भी हो सकते हैं, सन, अर्थ और मून, ऐसे कंडीशन में होते हैं। व्हेन दीज थ्री सेलेस्टियल बॉडीज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज सीजीगी। इसी कंडीशन में सबसे हाईएस्ट टाइड आपको देखने को मिलेगा, हाई टाइड देखने को मिलेगा, दिस इज नोन एज स्प्रिंग टाइड। नॉर्मल टाइड से ज़्यादा टाइड या तो फुल मून टाइम में होगा या तो न्यू मून टाइम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीप टाइड, ये स्प्रिंग टाइड का जस्ट उल्टा है। नीप टाइड मतलब सबसे कम हाइट जो है उसका कम कब होगा? जब क्या होगा ना, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सपोज मान के चलो मून, यहाँ पे मान के चलो सन, इसी कंडीशन में क्या होगा ना, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा डिमिनिश हो जाता है जब परपेंडिकुलर में होते हैं। सन मून फॉर्म है राइट एंगल, जब ये राइट एंगल में, खुद देखिए ये जब खींच रहा होगा ना इधर, ये इसको यहाँ पे कम होना चाहिए लेकिन यहाँ पे भी ये खींच रहे होंगे, तो यहाँ पे बल्ज, दोनों जगह में बल्ज होने की वजह से तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कम होगा, इसलिए राइट एंगल पे ही नीप टाइड, छोटे टाइड देखने को मिलता है। व्हाट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव हाइट ऑफ द टाइड? 6 आवर, 8 आवर, 12 आवर, 25 मिनट्स और 24 आवर। जो दो टाइड के बीच में, हाई टाइड के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 12 आवर 25 मिनट्स की है, आपको इसको याद रखना है। वर्ल्ड के जो सबसे हाईएस्ट टाइड आता है, ये मैंने क्वेश्चन देना भूल गया, जो हाईएस्ट टाइड आता है ये कहाँ आता है ना, कनाडा में, कनाडा कोस्ट में आता है। और इंडिया में जो आता है वो कहाँ पे आता है ना, कच्छ रीजन में आता है, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। कच्छ मतलब खंबात वाला रीजन, खंबात वाला रीजन में यहाँ पे आता है। वर्ल्ड की सबसे आता है लिखना बे ऑफ फंडीज, कहाँ पे है ये, कनाडा में, वो याद रखना। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द बल्ज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द टाइड। देखिए मान के चलो यहाँ पे मून है, तो यहाँ से तो टाइड डेवलप हो गया, ये ग्रेविटेशनल पुल कर रही है, बट इस साइड टाइड होने का क्या रीजन है? इस साइड इसलिए होता है, इट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। इसको बैलेंस बनाने के लिए जो यहाँ पे टाइड डेवलप होता है, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इससे बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है। विच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, वर्ल्ड ओशियन। अब हम करेंगे, टाइड खत्म हो गया, अब हम करते हैं ओशियनिक फ्लोर के बारे में, ट्रेंच के बारे में, गड्ढा ओशन के अंदर सबसे डीपेस्ट पार्ट कौन होगा? बच्चा बच्चा जानता है, जावा ट्रेंच, मरीना ट्रेंच, प्रीटोरिको ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच। मरीना ट्रेंच इज द मोस्ट डीपेस्ट, कौन सी ओशियन में है? पैसिफिक ओशियन में है। कितने हैं इसकी? 11,000 है इसके, कितने ना 11,000, ये बात आपको याद रखना है। डेप्थ जो है 11,000 है, ठीक। आ जाओ, व्हाट इज द फ्लैट टॉप्ड सी माउंट कॉल्ड? जो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, अगर आप देखोगे ऐसे, तो अगर ओशियन के अंदर ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे भी देखने को मिलता है, इन्हीं को बोला जाता है गोयॉट्स। क्या बोलेंगे? गोयॉट्स, फ्लैट ऐसे सरफेस। अगर ऐसे कॉनिकल होगा, इनको बोलते हैं हम सी माउंट, इनको बोलेंगे सी माउंट, और इनको बोलते हैं आइलैंड्स। क्लियर? और ट्रेंचेस तो आपको पता है, गड्ढा ओशियन के अंदर, उसको बोला जाता है ट्रेंच है। और एटल बताते हैं कोरल रीफ से रिलेटेड है। तो आई होप आप समझ में आया। क्या पूछा है? फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, इनको क्या कहा जाता है? इसी को ही गोयट बोला जाता है। नेक्स्ट, द फ्लैट ओशियनिक फ्लोर इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सी माउंट, एबाइसल प्लेन और गोयट। फ्लोर के बारे में बात पूछा यहाँ पे, ठीक है, सी फ्लोर के बारे में पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइज, और ये जो नीचे वाला समुद्र का रहेगा इसको बोलते हैं एबाइसल प्लेन। इसी को ही क्या बोला जाएगा? एबाइसल प्लेन। और हमेशा ये बहुत डेप्थ में होता है और फ्लैट फ्लोर होता है, फ्लैट फ्लोर होगा ओशियन की। ऐसा नहीं कि यहाँ पे माउंटेन वगैरह नहीं मिलेंगे, रिजेस मिलेंगे, गोयट मिलेंगे, सी माउंट मिलेगा, सब मिलेगा, बट ये वाला बहुत एरिया बड़ा है, फ्लैट वाला है। दिस इज नोन एज एबाइसल प्लेन। ओशियनिक रिज आर फॉर्म्ड, रिज मतलब ऊंचे जगह, जैसे कि आपने सुना होगा मिड एटलांटिक रिजेस। ऐसे क्यों बनता है? रिज मतलब हाईलैंड, ऊंचे जगह। कैसे बन रहा है ये? फोल्डिंग की वजह से। ऐसे फोल्डिंग की वजह से जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लेट डाइवर्ज, दो प्लेट डाइवर्ज होंगे,
2 प्लेट अगर दूर चले जाएंगे, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा और इसी एरिया में लैंडफॉर्म बन जाएगा। दिस इज नोन एज कौन सा, ओशियनिक रिज। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मिड एटलांटिक रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी किसका है? रेड सी, डेड सी, बाल्टिक सी, अरेबियन सी। अरेबियन सी नहीं है, रेड सी नहीं है, सबसे ज़्यादा जो अगर देखोगे सैलिनिटी देखा जाएगा डेड सी के अंदर। इससे भी ज़्यादा एक सैलिनिटी ज़्यादा है जिसको इथोपिया के अंदर है, इथोपिया के अंदर है, बट वो हमें अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और लेक वेन भी है जिसके टर्की में, ये टर्की में है, जिसके भी बहुत सारा ना आपको देखने को मिलेगा सैलिनिटी। क्लियर? ओशियनिक वाटर इज लेस सलाइन। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं सैलिनिटी से रिलेटेड करेंगे। ओशियनिक वाटर कब लेस सलाइन होगा, कहाँ पे, किस जगह पे? ट्रॉपिकल रीजन में, पोल पे, इक्वेटर पे, सब ट्रॉपिक पे। सी, एक बात याद रखना, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पे इवापोरेशन बहुत कम है, इवापोरेशन बहुत कम है। जहाँ पे इवापोरेशन कम है वहाँ पे सैलिनिटी भी बहुत कम है। तो सैलिनिटी ज़्यादा होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो अब मैंने बता दिया सैलिनिटी कम पूछा है। सैलिनिटी कम कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम है। देखेंगे कहाँ कहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ पे पोल पे टेम्परेचर कम है, इसलिए सैलिनिटी यहाँ पे कम है। और सबसे ज़्यादा सैलिनिटी ज़्यादा होगा इक्वेटर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अफेक्ट सैलिनिटी, कौन सैलिनिटी को अफेक्ट नहीं करता है? इवापोरेशन बिल्कुल करता है, जितने ज़्यादा इवापोरेशन सैलिनिटी उतना ज़्यादा होगा, बिल्कुल करता है। ठीक है। प्रेसिपिटेशन बिल्कुल करेगा, जितने ज़्यादा पानी मिला दोगे तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है सैलिनिटी का, तो ये ऑप्शन है। मैग्नेटिक फील्ड इज द हैज़ नो कनेक्शन विद द सैलिनिटी। वेयर इज ओशियनिक वाटर टेम्परेचर हाईएस्ट, ओशियनिक वाटर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? ओशियनिक वाटर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपको इक्वेटर में देखने को मिलेगा, इक्वेटर में सबसे हाईएस्ट होगा। क्लियर? और द लाइन जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर जो ओशियन में होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोथर्म। याद होगा आपको आइसोथर्म लाइन्स। वाई डज ओशियनिक सैलिनिटी इंक्रीज ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में ओशियन सैलिनिटी ज़्यादा क्यों है? अभी तो बताया था, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई है, लीडिंग टू इवापोरेशन, इवापोरेशन भी बहुत हाई है, इसी वजह से है। तो टेम्परेचर नहीं दे रखा है, हाई इवापोरेशन। नेक्स्ट, द एक्सक्लूसिव जोन, इकोनॉमिक जोन EEZ जिसको बोलते हैं हम, एक्सपेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 100 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, 350 नॉटिकल माइल्स। जो EEZ है, हम इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, इट इज़ 200 नॉटिकल माइल्स। खाली EEZ की नहीं है, बाकी सब भी पढ़ लो। देखिए पहले इंटरनल वाटर कौन होता है? इंटरनल वाटर मांग चलो ये हमारा कंट्री है, इंडिया के ऐसे ऐसे है ना, तो इस एक बेस लाइन बनाएंगे, बेस लाइन के अंदर जो पानी रहेगा ना उसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। वहाँ से 12 नॉटिकल माइल को हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। क्या बोले उसको? टेरिटोरियल सी। उसके बाद फिर 12 नॉटिकल माइल्स को हम बोलेंगे कॉन्टिग्यूअस, बट उसके शुरू से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक हम बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। विच सी इज नोन एज फ्लोटिंग सीवीड एंड नो शोर, जहाँ पे पता चलेगा सीवीड जो है ना समुद्री घास, वो क्या है ना, यहाँ पे फ्लोटिंग देखने को मिलेगा और कोई शोर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बाल्टिक सी, सैरागोसो सी, कैरिबियन सी और अरेबियन सी, ये नहीं है, ये नहीं है। सैरागोसो सी, सैरागोसो सी आपको देखने को मिलेगा अमेरिका वाला ये वाला रीजन, नॉर्दर्न अमेरिका वाला साउदर्न अमेरिका, ये वाला रीजन में आपको सैरागोसो सी देखने को मिलेगा। क्लियर? विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ये सिर्फ बहुत बच्चे जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, बहुत बच्चे जानते हैं। विच इज़ द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियनिक ट्रेड रूट कौन सा है? केप ऑफ गुड होप पहले था, अब नहीं है। क्लियर? नॉर्थ अटलांटिक, पैनामा कैनल, इतना पैनामा कैनल है, इतना नहीं है। सुएज कैनल इतना था, इतना, बट सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे नॉर्दर्न एटलांटिक जो ओशियन है, सी रूट, वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है, मोस्ट बिजिएस्ट रूट है ये, याद रखना इस बात को। द स्ट्रेट, अब स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में बता दो किसके किसके बीच में है? अफ्रीका,
प्लस किसके ना, यूरोप के बीच में है। अफ्रीका यूरोप के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन क्या क्या है, रेड सी, अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी। इसमें पूछा है किसके इसको कनेक्ट करेगा। इस साइड अगर देखोगे एटलांटिक ओशियन और इस साइड देखोगे मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है छोटू सा, उसको बोलते हैं कौन ना, जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट किसके इसके बीच में, एटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन स्ट्रेट। समझ पाते हो, एक छोटा सा नैरो वाटर बॉडीज जो कनेक्ट करता है दो वाटर मास को। तो अगर यहाँ पे पिक्चर देखोगे, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको इजी हो। कोई बात नहीं, आ नहीं रहा कलर, देखिए इसी कलर से एडजस्ट कर लेते हैं। क्या हो गया पता नहीं, चलिए ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान देखोगे ना, ये जो रीजन है, बोल्ड करते हैं तो पता चला, ये जो रीजन है दिस इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो आपको थोड़े से स्ट्रेट याद कर लो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको जरूरत नहीं है। यहाँ देखो ये पैनामा है, पैनामा कैनल पाए आर्टिफिशियल है ये याद रखना। ये दोनों कौन कौन है यहाँ पे ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे एटलांटिक, पैसिफिक ओशियन, ये याद रखना। इंडियन ओशियन में अरेबियन सी के साइड में, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन जो सुएज, ये सुएज कैनल है, ये वाला लाइन सुएज कैनल, यहाँ पे कौन है, बाब अलमंदेब, क्लियर। और यहाँ पे सुएज कैनल है, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे टर्किश स्ट्रेट है, और यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चाइना को इधर साइड को कनेक्ट करता है, जिस नोन एज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी है, ये जिसको बोलते हैं ड्रेबी स्ट्रेट। और यहाँ पे सबसे ये ऊपर वाला कौन है, में राइट कॉर्नर पे, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया, वो याद रखना आपको, बाकी इतना ज़्यादा याद रखो ना कुछ चलेगा। विच इंडियन पोर्ट इज कॉल्ड गेट वे ऑफ इंडिया। आपको बहुत सारे न्यूज में देखा होगा, गेट वे ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, मुंबई को। बेरिंग स्ट्रेट अभी बोला था मैंने, वही आ गया। बेरिंग स्ट्रेट लाइज बिटवीन एशिया यूरोप, बिल्कुल नहीं है। एशिया नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल है, एशिया एंड अमेरिका बोलता, नॉर्थ अमेरिका बोला तो भी ठीक है, बिल्कुल। मैंने अभी बताया था ना, बेरिंग स्ट्रेट जो है इस वाले रीजन में आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलेगा राइट कॉर्नर पे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैनामा कैनाल लिंक विच ओशियन, किस किस को ज्वाइन करता है पैनामा कैनाल, अभी बताया था, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में है, एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को ज्वाइन कर रहा है, एटलांटिक और पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियनिक करंट। अब ओशियनिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन ओशियनिक करंट इसमें से वार्म है, लेब्राडोर करंट। भाई साहब ये कोल्ड है, इसी के वजह से ही क्या हुआ था, हमारा टाइटेनिक डूब गई थी, इसी की वजह से 1912 में, ये लेब्राडोर करंट की वजह से, ये रेस्पॉन्सिबल है, तो ये ऑप्शन नहीं है। हम्बोल्ट करंट, गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट करंट भी कोल्ड है, हम्बोल्ट करंट भी कोल्ड है, और ओएसयू भी कोल्ड है, तो यहाँ पे कौन है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पाया जाता है, अमेरिका की साइड में देखने को मिलेगा आपको। सी दिस इज द गल्फ स्ट्रीम, ये है गल्फ स्ट्रीम हमारा। जितने भी रेड रेड देख रहे हो वो सारे हमारा वार्म ओशियनिक करंट है, और जितने आप ब्लू में देखोगे वो सारे कोल्ड ओशियनिक करंट है। ये जो इंडिया के पास आ जाओ, इंडिया के पास ये वाला रीजन पे, ये जो रीजन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वार्म है, इसको बोलते हैं हम सोमाली करंट। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मोजाम्बिक है, दिस इज नोन एज मोजाम्बिक करंट। और यहाँ पे आप ब्राज़ील है, यहाँ पे बोलते हैं ब्राज़ीलियन करंट, क्लियर। यहाँ पे पेरुवियन करंट कोल्ड है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम वार्म है, ये लेब्राडोर करंट जहाँ जिसके वजह से टाइटेनिक डूब गई थी यहाँ पे है, क्लियर। यहाँ पे केनरी आइलैंड है, वो केनरी करंट, यहाँ पे बेंगुइला करंट, ये सारे करंट आपको पढ़ लेना है। दैट मीटिंग ऑफ द कोल्ड एंड वार्म करंट इज बेस्ट नोन फॉर। कोल्ड और वार्म करंट जहाँ मिलते हैं किसके लिए फेमस होता है, फेवरेबल, इसलिए फेमस होता है फिशिंग के लिए। सबसे ज़्यादा फिशिंग इसी एरिया में ही प्रोडक्शन किया जाता है। हरिकेन, सुनामी, डेंस फॉग, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फिशिंग ग्राउंड्स। इसलिए जो डॉगर बैंक है, याद रखना है इसको, डॉगर बैंक बहुत ज़्यादा फेमस है फिशिंग के लिए। जापान में जहाँ पे कोयोसियो, यूरोसियो मिलते हैं वो फेमस है, जहाँ पे लेब्राडोर करंट और वो करंट मिलते हैं वो भी फेवरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करंट मीट्स द गल्फ स्ट्रीम नियर द न्यू फाउंडलैंड। अभी जस्ट बता के आया था, न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में कौन मिला जाता है, लेब्राडोर करंट। दोस्तों आज के लिए इतना है, हमने सारे क्वेश्चन कर लिया है। आगे देखना कोई डाउट हो या किसी की टॉपिक डाउट हो मुझे पूछ सकते हो, सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, रिवीजन करना, ऑल द बेस्ट।